हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉन्करेंट ऑडिटर और बैंक मैनेजर के बीच के कोऑर्डिनेशन के बारे में। साथ ही साथ मैं एग्जांपल लूँगा कैश हैंडलिंग चार्ज के बारे में, जो कि इनकम लीकेज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यानी ओवरऑल इनकम लीकेज का जो डिटेक्शन होता है उसमें हो सकता है कि कैश हैंडलिंग चार्जेस भी इंक्लूडेड हों। ओके, यानी उसका एक कंपोनेंट है वो, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। और साथ ही साथ ओवरऑल जो इंटरेक्शन होता है कॉन्करेंट ऑडिटर्स और मैनेजर्स के बीच में, उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि बैंक मैनेजर का जो पोजीशन है ना, सपोज़ मैं मान के चल रहा हूँ कि आप कॉन्करेंट ऑडिटर हैं, आप किसी बैंक में जाते हैं ऑडिट करने, या फिर आपको मे बी जाना है। तो बैंक में जो भी आदमी जैसे कि बैंक को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कोई भी हो सकता है कि एजीएम हो, ओके, या फिर हो सकता है कि चीफ मैनेजर हो। तो कोई भी आदमी जैसे कि उस बैंक को, उस स्पेसिफिक बैंक को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बैंक मैनेजर है। सबसे हाईएस्ट ऑथोरिटी एक तरह से बैंक में। आप कॉन्करेंट ऑडिटर हैं, आप जाते हैं तो आपको सिस्टम का एक्सेस या फिर बाकी रिसोर्सेज का एक्सेस जो है वो आपको तभी दिया जाता है जब बैंक मैनेजर ये श्योर कर ले, या बैंक मैनेजर ने अगर सपोज़ किसी दूसरे आदमी को डेलीगेट कर रखा हो तो वो आदमी ये श्योर कर ले कि आप राइट पर्सन हैं। कैसे श्योर करेगा? तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो, आपके पास ईमेल की कॉपी हो, आपका आईडी कार्ड हो, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो बैंक मैनेजर का यहाँ से आपके और बैंक मैनेजर के बीच का इंटरेक्शन जो है ना, इनफैक्ट स्टार्ट होता है जैसे ही आप बैंक में कदम रखते हैं। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि अलग अलग ब्रांचेस जो हैं वो कॉन्करेंट ऑडिटर्स को अलग अलग तरीके से देखते हैं। यानी कुछ ब्रांचेस जो हैं वो काफ़ी पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, और कुछ ब्रांचेस जो हैं वो नेगेटिव लाइट में देखते हैं कॉन्करेंट ऑडिटर्स को, क्योंकि कॉन्करेंट ऑडिटर्स जो है ना वो ब्रांच मैनेजर्स की परेशानी को थोड़ी बढ़ा देते हैं। कैसे, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। ब्रांच मैनेजर का जो पोजीशन है वो ऐसा है कि ब्रांच मैनेजर को ऑलमोस्ट हर कोई बोलता है, क्योंकि ब्रांच मैनेजर का जो काम है ना वो ऐसा है कि अगर सपोज़ कोई एब्सेंट है, ओके, किसी ने छुट्टी ले रखी है, कोई एम्प्लॉय नहीं आया, तो ब्रांच मैनेजर करता क्या है ना, सुबह सुबह आने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो जो एम्प्लॉय नहीं आया उसकी जगह कौन लेगा। हो सकता है कि जिस एम्प्लॉय को उसने डेलीगेट किया उस एम्प्लॉय को वो काम पसंद नहीं आए, बिकॉज एक स्पेसिफिक विंडो पे बैठते बैठते उन्हें आदत हो जाता है उस रूटीन काम को करते हुए, ओके, करने का आदत हो जाता है। तो वो चाहते हैं ना कि वो उस स्पेसिफिक काम से ही उस स्पेसिफिक काम को ही करते रहें। तो ऐसे में एम्प्लॉयज़ जो है ना, जैसे ही उन्हें नया काम डेलीगेट किया जाता है कि आज तुम्हें सपोज़ कैश हैंडल करना है, ओके, या कैशियर की जगह पे बैठना है, तुम्हें हेड कैशियर की जगह पे बैठना है, या फिर तुम्हें लॉकर में बैठना है, तो एम्प्लॉयज़ जो है ना जनरली एग्रेसिव हो जाते हैं मैनेजर्स के सामने, और इवन रिजेक्ट भी कर देते हैं कि नहीं, मैं नहीं करूँगा। ओके, तो एम्प्लॉय से सुनना पड़ता है। इसके बाद कस्टमर से सुनना पड़ता है। कस्टमर्स को अगर उनके मन के मुताबिक जो सर्विसेज हैं अगर वो नहीं मिलती हैं तो कस्टमर्स इमीडिएटली जाते हैं केबिन में और उन्हें डांटना स्टार्ट करते हैं मैनेजर्स को आरएम से भी, यानी रीजनल मैनेजर्स जो हैं उनसे सुनना पड़ता है। बिकॉज होता है ऐसा कि चूँकि बहुत सारी चीज़ें हैं, एक तो जैसे बिज़नेस जनरेट करना, ब्रांच जो है वो बिज़नेस जनरेट करे, अगर नहीं कर रहा है तो बात सुननी पड़ती है। कॉन्करेंट ऑडिट के रिस्पेक्ट में अगर मैं बोलूँ तो ऑडिटर्स का अगर रिस्पॉन्स जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, यानी जो भी आपने सपोज़ ऑब्जर्वेशन नोट किया सिस्टम में, अगर वो पूरा नहीं हो पा रहा है ना, और इसके चलते अगर बैंक की रेटिंग ख़राब हो रही है, बिकॉज आपके ऑब्जर्वेशन के, यानी ऑडिटर्स के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बैंक्स की या ब्रांचेस की रेटिंग की जाती है, ओके। तो अगर उनकी रेटिंग ख़राब होना तो भी आरएम्स जो हैं वो मैनेजर्स को बोलते हैं। इसके बाद उन्हें इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट डांटता है अगर ऑब्जर्वेशन समय से कंप्लीट नहीं किए जाएं, यानी रेक्टिफिकेशन नहीं हो उनका। तो अब इन सभी लोगों के बीच में एक एडिशनल आदमी और जुड़ जाते हैं, और वो है कॉन्करेंट ऑडिटर खुद। हालांकि कुछ चीज़ें जैसे कि कॉन्करेंट ऑडिट का ऑब्जर्वेशन वगैरह मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है। तो सपोज़ मे बी एम्प्लॉयज़, क्लाइंट्स एंड आरएम, इन सभी के बीच में एडिशनल जो ये कॉन्करेंट ऑडिटर जुड़ जाते हैं ना, तो इससे ब्रांच मैनेजर की परेशानी जो है ना बढ़ जाती है। यानी उसका रोल तो आपने देख लिया कि किस तरह का है, ऑलमोस्ट हर किसी से डांट पड़ती है।
तो कुछ ब्रांचेस ऐसे मतलब ऐसे भी हैं जिनमें कि मैनेजर्स जो है काफ़ी पॉजिटिवली लेते हैं चीज़ों को, ऑडिटर्स को पॉजिटिवली इसलिए लेते हैं बिकॉज ऑडिटर्स जो है ना उनके काम को आसान बना देते हैं। बिकॉज कई बार रेक्टिफिकेशन कम समय में, जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट में अगर करना पड़े, ओके, तो कम समय में उतना सारा रेक्टिफिकेशन कर पाना, या फिर उनका कोई इंटरनल ऑडिट हो सपोज़, तो उसमें रेक्टिफिकेशन कर पाना बहुत बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है उनके लिए, बहुत मतलब डिफ़िकल्ट भी हो जाता है बिकॉज बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस एक बार मिल जाएंगे नहीं, और बहुत सारा डॉक्यूमेंट भी हो जाएगा। तो ऐसे में कॉन्करेंट ऑडिटर्स को कुछ ब्रांचेस जो हैं वो काफ़ी पॉजिटिव लाइट में भी लेते हैं। हालांकि ऐसा कुछ ही ब्रांचेस में होता है, मैक्सिमम मतलब जो मैनेजर्स हैं ना वो एक निगेटिव तौर पे ही देखते हैं, बिकॉज वो परेशानी के तौर पे देखते हैं कॉन्करेंट ऑडिटर्स को, बिकॉज उनका काम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कॉन्करेंट ऑडिटर्स जो है ना उनके और मैनेजर्स के बीच में रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट से ही, अगर सपोज़ आपका ब्रांच जो है वो आपको अगर निगेटिव लाइट में देखता है, तो एक रिलेशनशिप, एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन फिर भी ऑडिटर्स जो हैं वो पुलिस एजेंसी तो है नहीं, उनके जो पावर्स हैं वो लिमिटेड हैं। हालांकि जांच पड़ताल करने का, यानी चेक करने का, या गलतियों को ढूंढ के निकालने का, ओके, या सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इन सारी चीज़ों में उनके पावर सफिशिएंट है। तो और ये सब काम जो है ना वो बिना ब्रांच मैनेजर के हेल्प के पूरे भी नहीं किए जा सकते, ओके। जैसे मान लीजिए कि कोई आपको क्रिटिकल डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है, लोन फाइल्स का रिक्वायरमेंट है सपोज़, या फिर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन तो आपको ऐसे मतलब कोई दे नहीं देगा ना, ब्रांच मैनेजर के परमिशन से भी अगर कोई एम्प्लॉय भी देता है। तो ऐसे में आपके और मैनेजर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है ना, ये थोड़ी मतलब इस पार्ट पे मेरा मानना है कि कॉन्करेंट ऑडिटर्स को थोड़ा डाउन होना पड़ता है। हालांकि जो कॉन्करेंट ऑडिटर्स हैं वो यानी रिपोर्टिंग ऑथोरिटी जो है वो ब्रांच मैनेजर होता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रांच मैनेजर आपको डांट दे, ओके, मतलब ऐसा सिचुएशन कभी नहीं अराइज होगा, बिकॉज ब्रांच मैनेजर का कोई भी क्या कहूँ, जैसे कि वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर वो अपना पावर एक्सरसाइज करता है, वैसा वो आपके ऊपर नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज वो आपका रिपोर्टिंग ऑथोरिटी नहीं है। आपका रिपोर्टिंग ऑथोरिटी अलग है, कोई दूसरा आदमी, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट इनफैक्ट। मतलब सिचुएशन ऐसा है ना कि आपका पोजीशन, आप इनफैक्ट आपको आरएम भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। अगर आपने ऑब्जर्वेशन नोट कर दिया तो रीजनल मैनेजर जो है वो भी आपको क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आपने क्यों किया, ओके। सिंपली रेक्टिफिकेशन उन्हें करना है, ब्रांच मैनेजर को रेक्टिफाई करना ही करना है। इसमें कोई फिर वो मतलब इनकार नहीं कर सकता कि हाँ मैं रेक्टिफिकेशन नहीं करूँगा। जो भी जवाब देना है, जो भी रिस्पॉन्स देना है वो उन्हें देना होता है, ठीक है। तो काफ़ी पावरफुल पोजीशन है इनफैक्ट। लेकिन पावरफुल पोजीशन होने का मतलब ये नहीं है कि आप ब्रांच में जाके एंड एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करें। जैसे कि मैंने बताया कि अब पुलिस तो है नहीं, तो ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए कि आपने ब्रांच को पूरी तरह से बंद कर दिया, काम करने में आप एक हर्डल टाइप का आप परेशानी खड़ी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को बंद कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स आप उठा के अपने डेस्क पे ले आते हैं, तो ऐसा जनरली नहीं होना चाहिए। यानी ब्रांच के साथ मिल के काम करना होता है, बिकॉज कॉन्करेंट ऑडिटर्स का पोजीशन जो है ना वो अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करता है, ओके। यानी आप मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हैं गलतियों कहने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नॉन कॉम्प्लायंस है, कोई रूल एंड रेगुलेशन है, कोई सर्कुलर है जिसका कि कॉम्प्लायंस प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, तो आप करते क्या है, कोशिश करते हैं कि उसका कॉम्प्लायंस जो है वो प्रॉपर तरीके से हो, ओके। और इस प्रोसेस में फ्रॉड्स जो हैं वो इमीडिएटली डिटेक्ट भी हो जाते हैं। सपोज़ किसी ने फेक केवाईसी डॉक्यूमेंट अगर सबमिट कर दिया, तो ऐसे में होगा क्या, आप अगर चेक कर रहे हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स को आप ढूंढ के आप बताएंगे मैनेजमेंट को, ना ब्रांच को बताएंगे कि देखो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फेक हैं, ओके। आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। तो इससे होगा क्या कि पोटेंशियल जो आगे चल के डिफ़िकल्टी राइज होती वो पहले ही आपने डिटेक्ट कर लिया और आपने मैनेजमेंट से उसका रेक्टिफिकेशन करा दिया, तो बैंक जो है बहुत सारी परेशानियों से बच जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और ऑडिटर्स को अपने पावर्स को भी समझना है, और साथ ही साथ उनका जो लिमिटेशन है
मैंने बताया कि उनके पास पावर्स जो हैं वो सब्सटैंशियल हैं बट अनलिमिटेड नहीं है। ओके, अनलिमिटेड पावर्स नहीं है। तो मैनेजर जो है उसके साथ आपको हर बार मिल के काम करना होता है। एक मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँगा, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया, कैश हैंडलिंग चार्जेस का एक ऐसा मतलब इंस्टेंस मेरे को पता है जिसमें हुआ ये कि कॉन्करेंट ऑडिटर ने डिटेक्ट किया कि सिस्टम एक कैश हैंडलिंग चार्जेस को कलेक्ट नहीं कर रहा है। मतलब कॉन्करेंट ऑडिटर ने देखा कि करंट अकाउंट में काफ़ी हेवी कैश जो है ना, जैसा कि इसका नाम है कैश हैंडलिंग चार्ज, तो बैंक करता क्या है ना कि जब भी कैश डिपॉजिट होता है अकाउंट्स में तो उस पर एक चार्ज कलेक्ट करता है, सर्विस चार्ज, और उसका नाम है कैश हैंडलिंग चार्ज। मतलब वो चार्ज प्लस जीएसटी करके ऐसा कलेक्शन होता है उनका। तो ऑडिटर जो है ना उसने देखा कि बैंक का जो सिस्टम है ये सिस्टम ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर लेता है, बट ऑडिटर्स को चाहिए कि ये भी वेरीफाई करें कि सिस्टम उन चार्जेस को कलेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। मे भी हो सकता है कि कोई टेक्निकल डिफ़िकल्टी हो, टेक्निकल कोई फॉल्ट हो जिसके चलते, टेक्निकल ग्लिच हो जिसके चलते वो चार्ज जो है ना वो कलेक्ट नहीं हो पा रहे। तो ऑडिटर ने चेक किया और पाया कि चार्ज जो है ना वो कैश हैंडलिंग चार्ज लगभग 1 साल से कलेक्ट हुआ ही नहीं है, स्पेसिफिकली 2 अकाउंट्स में। 2 अकाउंट्स इसलिए बिकॉज वो दोनों अकाउंट्स जो थे ना काफ़ी बड़े थे यानी उनमें काफ़ी हेवी ट्रांजैक्शन होता था कैश का। तो फाइनली ऑडिटर ने कैलकुलेट किया कि लगभग 4 या 5 लाख का कुछ कैश हैंडलिंग चार्ज आ रहा था, जो कि मतलब आइडियली कलेक्ट होना चाहिए था, जो कि कलेक्ट नहीं हुआ था सिस्टम द्वारा। तो कॉन्करेंट ऑडिटर ने ऐसा डिसाइड किया, मतलब कॉन्करेंट ऑडिटर को लगा कि ये तो इनकम लीकेज है, बिकॉज सर्विस चार्ज जो कि बैंक को कलेक्ट करना चाहिए था वो कलेक्ट नहीं हुआ है और आइडियली ये इनकम लीकेज है भी। तो ऑडिटर ने सोचा कि इसे सिस्टम में मैं रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन सिस्टम में रिकॉर्ड करने से पहले ऑडिटर ने किया क्या कि ब्रांच मैनेजर से एक बार बात किया कि मैंने ऐसा डिटेक्शन किया है जिसमें कि मैं देख रहा हूँ कि जो कैश हैंडलिंग चार्ज है वो सिस्टम कलेक्ट नहीं कर रहा है। तो मैनेजर जो है एक तो पहले गुस्सा आ गया कि इतना ज़्यादा 4-5 लाख का इनकम लीकेज अगर हो तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है और एक न्यूज़ बन जाएगा कि इस ब्रांच में इतना ज़्यादा एक बार में इनकम लीकेज डिटेक्ट हुआ है। तो फाइनली ब्रांच मैनेजर बोला कि ठीक है आप होल्ड कीजिए, मैं अब थोड़ा पता करता हूँ कि क्या है, कहीं सिस्टम में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अब हुआ ये कि कैलकुलेशन जब कॉन्करेंट ऑडिटर कर ही रहा था फाइनली, बिकॉज जब भी आप इनकम लीकेज को डालते हैं ना सिस्टम में तो आपको कैलकुलेट करके बताना पड़ता है कि हाँ इतना अमाउंट है, उतना मतलब सर्विस चार्ज प्लस जीएसटी करके जितना अमाउंट आ रहा है ना वो कैलकुलेशन आपको सिस्टम में डालना पड़ता है। कुछ बैंक्स हैं जिनमें कि इनकम लीकेज को रिकॉर्ड करने के लिए अलग से एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। नॉर्मल जो कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम होता है ना तो उसमें वो पार्ट नहीं आता, मतलब अलग से एक एप्लीकेशन बना के उन्होंने रखा हुआ है। हो सकता है कि किसी ब्रांच में वैसा एप्लीकेशन नहीं हो और अलग से रिपोर्ट करना होता हो, तो डिपेंडिंग ऑन कि किस बैंक का आप ऑडिट कर रहे हैं उसके हिसाब से वहाँ पे सेटअप हो सकता है। तो हुआ ये कि फाइनली जो ब्रांच मैनेजर था उसने बात किया अपने रीजनल मैनेजर से, बाकी के ब्रांचेस से, और फाइनली उसने पता किया कि 4 सर्कुलर्स टोटल ऐसे इशू हुए थे उस साल, और उन 4 सर्कुलर्स के बेसिस पे, मतलब पहले एक सर्कुलर आया फर्स्ट क्वार्टर के लिए, फिर सेकंड क्वार्टर के लिए, मतलब उसी को एक्सटेंड कर दिया गया, थर्ड फोर्थ अकॉर्डिंगली फर्स्ट जो भी सर्कुलर आया था ना उसको एक्सटेंड करके, और टोटल 4 सर्कुलर्स ऐसे बैंक ने मतलब इशू किए थे। और उन सर्कुलर्स के बेसिस पे ही जो मतलब कैश हैंडलिंग चार्ज है ना वो कलेक्ट नहीं किया गया था। तो अकॉर्डिंगली जो मैनेजर है वो कॉन्करेंट ऑडिटर के पास जाता है और कहता है कि हमारे पास सर्कुलर्स हैं और उन सर्कुलर्स के बेसिस पे ही हम लोगों ने चार्जेस का कलेक्शन नहीं किया था। तो जो ऑडिटर है उसने कहा कि ठीक है आप मेरे को सर्कुलर्स की कॉपी दीजिए। तो बैंक मैनेजर फिर से गुस्सा आ गया और बोला कि नहीं ये तो इंटरनल है हमारा, हम कैसे शेयर कर सकते हैं आपको। तो ऑडिटर जो है ऑडिटर बोला कि चूँकि मैंने इशू डिटेक्ट किया है तो मेरे को जब तक आप कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं देंगे तो किस बेसिस पे मैं इसे सिस्टम में एंटर नहीं करूँगा। मतलब मैं तो सिस्टम में एंटर करूँगा, लेकिन अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दीजिए कि हाँ ये हम लोगों ने ऑलरेडी, ये हमारी गलती नहीं है, ओके, मतलब ये इनकम लीकेज नहीं हुआ है, तभी तो मैं इसे सिस्टम में एंटर नहीं करूँगा। तो फाइनली कुछ देर वेट करने के बाद
जो मतलब ब्रांच मैनेजर है उसने फिर से बात किया 1-2 लोगों से, और फाइनली उसने उन सर्कुलर्स की कॉपी को ऑडिटर को प्रोवाइड किया, जिसके बेसिस पे ऑडिटर ने डिसाइड किया कि वो इनकम लीकेज नहीं था, बिकॉज सर्कुलर्स अवेलेबल थे। और उन सर्कुलर्स के बेसिस पे सिस्टम में मतलब सिस्टम जो है ना ऐसा मॉडिफिकेशन किया गया था बैक एंड पे, जैसे कि वो चार्जेस को कलेक्ट नहीं कर रहा था और किसी भी अकाउंट में नहीं कर रहा था कैश डिपॉजिट पे। तो होपफुली आपने एक तो समझ लिया कि कैश हैंडलिंग चार्ज पार्ट है इम्पोर्टेंट इसका, मतलब इनकम लीकेज का। दूसरा आपने समझ लिया कि कैसे मैनेजर एंड कॉन्करेंट ऑडिटर्स इंटरैक्ट करते हैं, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, सक्सेसफुली हमारा कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम काम करता रहे। इसके लिए अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। नहीं, सपोज़ अगर मैनेजर उन सर्कुलर्स को नहीं देता तो कॉन्करेंट ऑडिटर करता क्या, 5 लाख का सीधे इनकम लीकेज सिस्टम में एंटर करता, और सच में ये न्यूज़ बन जाता। नहीं, रीजनल मैनेजर जो है इमीडिएटली कॉल करता कि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा इनकम लीकेज कहाँ से आ गया एक दिन में। नहीं, तो बहुत सारी बातें हैं जो कि एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं और इन दोनों के कोऑर्डिनेशन पे निर्भर करती हैं उनका सक्सेसफुल, मतलब उनका एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेशन इनफैक्ट। तो होपफुली आपको कुछ नई बातें जानने को मिली और इस वीडियो से। तो थैंक यू। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।